हुआ, टेक्निकल इश्यूज जी थे ये। जी तो जैसा नमस्कार। कि आपने पढ़ा था कि एक अनार कई बीमार, तो ये टॉपिक मैंने इसलिए लिखा कि जैसा आप लोगों को पता है कि एक माता एक्सप्रेस का विस्तार जो है तो गया स्टेशन तक हो चुका है। मुगलसराय में कुछ विशेष कारण की वजह से वहां पर सुविधा नहीं मिल पा रही थी। जैसा कि वहां पे गाड़ी को खड़ा करने की सुविधा की कमी हो पा रही थी, इसलिए उसको गया तक विस्तार किया गया है। इस बीच जैसा कि आप लोग ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कई नेता हैं वो अपना अपना दावा कर रहे हैं, जैसे कि औरंगाबाद के सांसद उन्होंने दावा किया। इसके पीछे की सच्चाई क्या है और मुख्य रूप से किसने इस चीज को आगे बढ़ाया है, किसके कहने पर ये काम हुआ है, ये आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। तो कुंडल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इसके पीछे की सच्चाई क्या है। जहां तक हमें पता है कि आप लोग इस गाड़ी के मांग के लिए 2019 से लगे हुए थे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, सच्चाई तो यही है कि हम लोग एक माता एक्सप्रेस के लिए केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी से मिले थे, और ये 2016-17 में जब गाड़ी ये चली थी तब केंद्रीय महेंद्र नाथ पांडे जी इसका डीडीयू जंक्शन से झंडी दिखा के इसको रवाना किए थे। और ये ऑफिशियल गाड़ी है, सप्ताह में 3 दिन चलती है। तो मंत्री जी यही बात बोले थे कि आप लोग हम भी मतलब रेलवे बोर्ड से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने मंत्री जी को यही समझाया था कि शायद राजा आपका संसदीय क्षेत्र है, चंदौली के आप सांसद है, आप मुगलसराय से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन आधा आपका क्षेत्र वंचित रह जाता है। तो अगर ये गाड़ी सासाराम जाती है तो आपका भी क्षेत्र कभी क्रियाकलाप हो जाएगा। और मैंने ये चीज सोचा था कि मंत्री जी से मैं 2 दफा गुहार लगाया था, फिर बाद में हमको रेलवे बोर्ड में भेजा गया। तो हम रेल मंत्री से भी यही बात कहा कि एक माता एक्सप्रेस मुगलसराय में खड़ा रहती है और 12-13 घंटा खड़ी रहती है, और प्लस में पूरा सीट भर गाड़ी भी नहीं भर पाती है, रेलवे को नुकसान है। तो इसको सासाराम से कर दिया जाए तो ये गाड़ी भर जाएगी। और सासाराम एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर शहर है, तो ये विश्वास है कि सासाराम में आने वाले टाइम में बहुत बेहतर कनेक्टिविटी देगा लखनऊ के लिए। लेकिन इसमें पूर्व मध्य रेल का जो डिसीजन आया, मुगलसराय डिवीजन ने रिपोर्ट बना के दिया कि हम ट्रेन मेंटेनेंस वॉशिंग लाइन करने का व्यवस्था, ट्रेन मेंटेनेंस करने का व्यवस्था नहीं है सासाराम में। इस वजह से एक माता को हम गया तक ले जा सकते हैं। हम लोग कोई बात नहीं, गया भी चल जाए तो हमारे यहाँ तो रुकी की जाएगी। तो ये अगर गया तो इसमें डेयरी को और नुगरानंद को भी फायदा मिल गया। तो अच्छा बात है, गया तक हुआ तो 4 जिला को डायरेक्ट लाभ हो गया। लेकिन किसी सांसद ने, सच्चाई बात यही है कि कोई भी सांसद हो, इस गाड़ी के बारे में पता नहीं था, ना कोई सांसद आज तक लिख पढ़ के दिया है कि हाँ एक माता को गया जंक्शन तक देना है। हाँ, 2024 का माहौल है, सब अपने अपने क्षेत्र के लिए चुनावी माहौल बनाना है, जनता के बीच में दिखाना है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनका स्वाभाविक बनता है इसका श्रेय लेना। लेकिन रोल कोई नहीं है को पैसा का, गाड़ी आ गया तो हमने करवाया। अगर किसी सांसद से कहा जाए, चाहे औरंगाबाद के सांसद जी हैं, चाहे हमारे यहाँ स्थानीय सांसद है, और भी गया के प्रेम कुमार जी हैं, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री थे उस समय, वो लोग से अगर मांगा जाए तो किसी को ये गाड़ी के चिट्ठी तो ढेर सारे नंबर भी पता नहीं है कि मुगलसराय से डीडीयू के लिए लखनऊ के लिए ट्रेन भी चलती है। बहुत लोग को बिहार के एमपी लोग को पता नहीं है इसके बारे में। काशिफ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इसके पीछे भी आपने आरटीआई लगाया था, और क्या रिपोर्ट आपको मिली थी, विस्तार से बताइएगा जरा। देखिए, 2019 में जो समाज सेवी कुंडल सिंह जी हैं या श्याम सुंदर जी, इन लोगों ने एक आवेदन पत्र रेलवे बोर्ड में अपनी संस्था के माध्यम से जमा कराया था। उसके ऊपर मैंने आरटीआई फाइल किया तो मुझे एक रिपोर्ट आई कि हाँ, पुलिस पब्लिक हेल्पलाइन की संस्था ने एक एप्लीकेशन फाइल किया है एक माता एक्सप्रेस को सासाराम तक ले जाने के लिए। ऐसे काफी दिनों से बात चल रही थी इसको लाने के लिए, और मैंने पर्सनली ये भी चीजें आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगी कि अगर किसी सांसद की भी अनुशंसा पे जा रही है तो उसकी भी रिपोर्ट हमें लिखित में उपलब्ध कराई जाए। लेकिन सिर्फ आरटीआई की रिपोर्ट में एक इन लोगों के आवेदन की बात थी, और उसमें दूसरे किसी भी तरह के सांसद के पत्राचार का किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं था। तो इससे एक क्लियर जो है प्रूफ हो जाता है कि कुंडल सिंह का जो है अकेले का प्रयास रहा है एक माता एक्सप्रेस को सासाराम तक लाने का। लेकिन चूंकि उन्होंने पहले ही बताया कि वॉशिंग पिट की जो है व्यवस्था सासाराम में नहीं है, गाड़ियों का मेंटेनेंस यहाँ नहीं हो सकता है, तो इसीलिए सीपीटीएम हाजीपुर ने इसको गया से चलाने के लिए प्रपोजल भेजा। और इससे पहले जो अभी आईआरसीटी की जो 22 मिनट्स की मीटिंग थी, तो उसमें इस चीज को अप्रूवल दे दिया गया। और सबसे खुशी की बात यह भी रही कि जो हमारे चंदौली के माननीय सांसद हैं महेंद्र नाथ पांडे, उनको भी इस मसले पे किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी,
क्योंकि गाड़ी के एक्सटेंशन से चार जिला के लोगों को लाभ हो रहा था। आप देख रहे हैं डेरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, भभुआ रोड, सासाराम जंक्शन, तो सभी के यात्री सभी जगह के यात्री अपनी सुविधा के हिसाब से इस ट्रेन को पकड़ सकेंगे। और उस साथ ही साथ जो है गाड़ी जो खाली जा रही थी, बड़े पैमाने पर उसमें सीटें खाली जा रही थी, तो रेलवे को एक बड़े राजस्व की भरपाई हो जाएगी। और हम लोग आशा करते हैं आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम इस गाड़ी को, अभी हफ्ते में 3 दिन चलती है, हम इस गाड़ी को रेलवे बोर्ड में मंत्री जी से गुहार लगाकर इसका साप्ताहिक परिचालन कराएं, हफ्ते में 7 दिन चले। क्योंकि अब गया में वॉशिंग लाइन पे मेंटेनेंस के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस गाड़ी को 7 दिन चलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रेलवे पूर्व मध्य रेल को। जैसा कि आज के अखबारों में मुख्य पन्नों पर दिखा, औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह इस गाड़ी का पूरा श्रेय ले रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनके ऊपर? देखिए, हम लोग तो राजनीतिक विश्लेषज्ञ नहीं है, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, लेकिन ऑन पेपर की अगर बात की जाए तो पेपर में इस तरह का जो दाव है बिल्कुल खोखला है। इसमें सिर्फ एक ही 2 लोगों की मेहनत रही है। हमारे बड़े भाई कुंडल सिंह पटेल जी सामने बैठे हुए हैं, तो इनकी एकलौती मेहनत रही है और इसका श्रेय जो है इनको दिया जाना चाहिए। इन्होंने एकलौती मेहनत की है और हमेशा से, आज से नहीं है, जब से दिल्ली रह रहे हैं हमेशा सासाराम वासियों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। मैं सिर्फ आपको मुंह-ज़बानी ही जुड़ाता चलूं, ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जनता देख रही है, हावड़ा अमृतसर हो, लाल कुआं हो, जैसलमेर हो, पटना डिहरी धनबाद इंटरसिटी के लिए भी लगे हुए हैं और भी बहुत सारी ट्रेनों के लिए काम कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको आने वाले समय में आपको खुद रिजल्ट दिखेगा कि इनके प्रयास बहुत अच्छे ही रिजल्ट के फॉर्म में आने वाले हैं। कुंडल जी से मेरा अगला सवाल होगा कि जैसा कि हमारे दर्शक लगातार पूछते हैं, एक माता एक्सप्रेस तो विस्तार हो गया, आपने करा दिया, ये सभी को पता है कि ये आपका मेहनत है, ये आपकी वजह से हुआ है, भले ही कोई इसका पेपर में छपवा कर श्रेय लेना चाहे। हमारे दर्शकों को जानना है, लगातार उनका मैसेज आता है कि डेहरी धनबाद इंटरसिटी जो है उसका सासाराम तक विस्तार कब तक होने की संभावना? धनबाद डेहरी इंटरसिटी को हमने बहुत बार प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये लोग एक बार सुरिया गए थे ये लोग बोले कि हम डीआरएम को फोन नहीं करेंगे, हम कोचिंग डायरेक्टर को बोलेंगे और फाइल पुटअप करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी कराएंगे धनबाद डेहरी का। लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा बात आया कि आप डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, गाड़ी कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया हो तो इसका रिस्क रेलवे बोर्ड लेगा। तो सच्चाई बात यही है कि जब तक डिविजनल रिपोर्ट नहीं देगा, जब तक मुगलसराय डिवीजन नहीं कहेगा कि हम गाड़ी ले सकते हैं, तब तक इसको अपने स्तर से मंजूरी देना अच्छा बात नहीं है। गाड़ी उसको डिवीजन को चलाना है, लेना है। तो हमारा डीआरएम साहब से भी बात हो गई है, जो नया डीआरएम साहब आए हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, सच्चे हैं, और इनसे मेरी बात हो गई है। ये अगले महीना के समय दिए हैं कि 5वां महीना में इसको हम धनबाद डेहरी को हम सासाराम तक ले लेंगे। हमारा प्रपोजल हाजीपुर को हम बना के भेजवा रहे हैं और सीनियरडीएम को मैं ऑर्डर कर दिया हूँ। तो ये बोले हैं डीएफसीसी पर कुछ और भी गाड़ी इनका बढ़ रही है, स्पीड भी बढ़ रहा है, तो कह रहे हैं कि हमको डीएफसीसी पर कम से कम दिन भर में 100 गाड़ी चल जाए तो हमारा ये लाइन जो है कोयला वाला खाली हो जाएगा, ताकि हमको 4 नंबर प्लेटफॉर्म में लेने में धनबाद डेहरी को दिक्कत ना हो और हमारा काम रुके नहीं, गाड़ी के कोई रेल के नुकसान ना हो। तो आप लोग 1 महीना का सिर्फ समय दीजिए, आप 5वां महीना में गाड़ी सासाराम दिखेगी तो धनबाद डेहरी को कहीं में कहीं मुगलसराय डिवीजन को चलाना है, लेना है। डिवीजन ने हरी झंडी दिया है और बोला है कि बहुत जल्द आप लोग का सासाराम दिखेगी धनबाद डेहरी इंटरसिटी। और मैं रोकना चाहूंगा आपको। आपने इससे पहले बोला था कि होली पर सौगात मिलने वाला है डेहरी धनबाद के रूप में, और लगातार दर्शक जो है हमारे, जो आपको सुन रहे थे, जो देख रहे थे यूट्यूब पर आपका वीडियो जिन्होंने देखा था, वो लगातार मैसेज कर रहे थे, उनको इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दे कब तक होने वाला है। हमको बताए, हमको कहा गया था कि हम होली के सौगात पे इसको दे देंगे, तो हमने जो रेल मंत्री के ओएसडी या पीएस जो होते हैं वो बोले थे कि आपको होली तक मिल जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल बात आया, लोग बोला कि थोड़ा और 1 महीना का हमको समय मिल जाए तो हमको गाड़ी लेने में और रखने में कोई दिक्कत ना हो। कह रहे स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ सबको मैनेज करना है यहाँ पे, और हम रांची इंटरसिटी जिस तरह जाती है उस तरह उसी लाइन पे उसको भी लेना है। तो हमारा और भी कुछ व्यवस्था में जो कमियां है वो कमियां पूरा हो जाए। और हम लोग चिंतित रहते थे कि काफ़ी संख्या में डेहरी ऑन से जो कोर्ट कचहरी जो आते हैं, वो एडवोकेट लोग फोन कोर्ट कचहरी करने सासाराम जिला मुख्यालय में, उनको भी कहीं में कहीं दिक्कत होता है, वो भी फोन करते हैं कि कुंडल जी क्या हुआ धनबाद डेहरी के बारे में।
हम लोग को पुरुषोत्तम के बाद कोई गाड़ी नहीं होता है। तो ये तो सभी लोग जानता है कि पुरुषोत्तम के बाद कोई गाड़ी नहीं होता है गया धनबाद जाने के लिए। अगर ये गाड़ी 4 घंटा वहाँ खड़ा रहती है तो सासाराम आ जाएगी, तो रेलवे के फायदा है। 2-4 जिला डायरेक्ट आगे यहाँ पकड़ेगा लोग गाड़ी, और स्पेशल सासाराम का थोड़ी फायदा होगा। तो कुदरा, मोहनिया, कोचस, परसथुआ सब आएगा वहाँ पकड़ने के लिए। और जिसको भी गया धनबाद जाना है, एगो 3 बजे ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि पुरुषोत्तम के बाद 6 बजे के बाद पैसेंजर होता है कोई भी, और वो पैसेंजर वहाँ खड़ी रहती है। तो स्वाभाविक बात है, रेलवे को भी फायदा है, लेकिन इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन रेलवे को चलाना है, रेलवे को लेना है। हम लोग तो रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं, जितना होता है उतना हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले हमारा रिक्वेस्ट, हमारा प्रयास देखिए कि हमारा संस्था के प्रयास देखे कि श्याम सुंदर पासवान जी कैसे कैसे लेटर बना के दिए। देखे कि 2019 में एक्सीलेटर लिफ्ट का उद्घाटन हुआ और आज तक उसका कंप्लीटिंग नहीं हुआ। जब हाला गुला हम लोग चैनल पर किए, रेलवे बोर्ड में से दबाव दिलवाए, डीआरएम को, जीएम को फोन करवाए, तो जाके किसी तरह धन का हवाला दिया जाता था कि धन नहीं है, धन का कमी है, धन का कमी है। और ये गुजरात में करोड़ों रुपया, अरबों रुपया स्टेशन पर खर्चा किया जाता है, लेकिन एक बिहार जैसा स्टेशन पर एक बेहतरीन जो 40 से 45 करोड़ का जो राजस्व देता है, वो स्टेशन पर अभी तक एस्केलेटर लिफ्ट का सुविधा नहीं हुआ। तो कहीं नेता के, स्थानीय नेता का कमजोरी है। कुंडल जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। कासिफ जी से मेरा सवाल है, जैसा कि आप ट्विटर पे लगातार एक्टिव रहते हैं और आपने देखा है कि लोग जो है ये ट्विटर पे अक्सर ये पोस्ट हुआ करता है कि डेहरी सासाराम से ज्यादा राजस्व देता है, क्या इसके पीछे की सच्चाई है? देखिए, जो सच्चाई इसके पीछे की है, तो रिपोर्ट्स में तो इस साल डिहरी का जो राजस्व है वो सासाराम से अधिक रहा है। ठीक है, इसमें भी राजस्व में भी बहुत तरह की कैटेगरी होती है। पैसेंजर रेवेन्यू होता है, यूटीएस रेवेन्यू होता है, फ्राइट रेवेन्यू होता है। तो अभी टोटल का कैलकुलेशन मेरी रिपोर्ट में नहीं आया है, तो मैं उस बिना पे नहीं कह सकता। जो चीजें वायरल हुई हैं मैं उसके बिना पे आपको बता रहा हूँ। और रेवेन्यू की बात करने से पहले मैं कुंडल जी की बात को पूरा करता चलूं कि 3 लिफ्ट और 1 एक्सेलरेटर तो हमारे यहाँ बन ही रहा है। और आपके चैनल के माध्यमों से मैं दर्शकों को एक और अच्छी बात बताना चाहूंगा कि 3 एक्स्ट्रा लिफ्ट और 2 एक्सेलरेटर का ऑलरेडी टेंडर हमारे सासाराम जंक्शन के लिए हो चुका है। और मैं ये भी बताता चलूं कि वाटर हाइड्रेंट फैसिलिटी भी हमारे यहाँ बनने जा रही है। तो आने वाले वक्त के जो 2024 का जनवरी-फरवरी का महीना होगा, उसमें आपको बहुत बड़ा बदलाव सासाराम में देखने को मिलेगा। रही बात आपने ये बदलाव के साथ चुनावी माहौल तो नहीं बनाने की कोशिश है? बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियां हैं तो इसमें चुनावी सरगर्मी में हर लोग अपने आप को, जो होता है कि अपने कार्यों को दिखाने की कोशिश करते हैं। सांसद हो या सेंटर लेवल की पॉलिटिक्स हो, स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स हो, तो हर कोई अपने कार्यों को दिखाने के लिए उत्तेजित रहता है। और रही बात, मैं रेवेन्यू की बात को पूरा करता चलूं, तो फिजिकल जब वेरिफिकेशन किया जाएगा तो सासाराम का फुटफॉल भी ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 31 करोड़ का रेवेन्यू ट्विटर वगैरह पे वायरल हो रहा है, एक्चुअली में 49-50 करोड़ का रेवेन्यू है। अब आप पूछेंगे कि आप किस बिना पे ये बात कह सकते हैं, सवाल ये भी उठ सकता है कि भाई आप हवा में तो बात नहीं कर रहे हैं। आप जाइए, हमारी जो कलकत्ता जाने वाली जो यात्री हैं, दिल्ली जाने वाले यात्री हैं, महाबोधि अक्सर पुल चलती है, पुरुषोत्तम पुल चलती है। मैं 2-3 गाड़ियों का छोटा एग्जांपल लेता हूँ। तो कलकत्ता जाने वाली सारी गाड़ियों की बोर्डिंग गया से होती है। तो यात्री यहाँ से चढ़ते हैं, बोर्डिंग गया चला गया। दिल्ली जाने वाले यात्री, पूर्वा हो गई, महाबोधि हो गई, या जो भी जो हावड़ा रूट से दिल्ली जाने वाली ट्रेन है, उनका जो बोर्डिंग होता है पीछे होता है, घटशिला में होता है, दुर्गापुर होता है, और जहां से पॉइंट चढ़ने का होता है वो मुगल सराय डाल दिया जाता है। तो आपका जो फुटफॉल और रेवेन्यू है वो सीधे उठ के मुगल सराय चला जा रहा है, दिल्ली रूट वाला। और जो आपका दूसरा है कलकत्ता जाने के लिए फुटफॉल और रेवेन्यू है, उठ के सीधे गया चला जा रहा है। ऐड तो वहां पे हो रहा है, वहां के रेवेन्यू में वो चीज सरप्लस दिखाई दे रही है, और सासाराम का रेवेन्यू माइनस में चला जा रहा है। नहीं तो गाड़ियों से लेके हर चीज से हमारा जंक्शन जो है बाकी अगल बगल के जिलों से आगे है। क्योंकि हमारे जो बड़े भाई हैं, हमारे मित्र भी हैं, कुंडल सिंह पटेल जी, इन लोगों का प्रयास रहा है हमेशा के लिए सासाराम में गाड़ियां बढ़वाई जाए, यात्रियों की जो सुविधा है उसको सुदृढ़ किया जाए। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि ये जो है बिल्कुल भौतिक स्थिति है कि सासाराम से आप सुबह आप चले जाएं, मैं आपसे पर्सनली बोलता हूं, आप शहर में हमेशा सुबह सैर करते हुए पाए जाते हैं। आप जाके देखें, सासाराम से जो आरा रूट की खुलने वाली सारी गाड़ियां हैं बिल्कुल भर भर के जाती हैं। बट अगर अब मैं रेवेन्यू के बारे में क्या कहूँ, ये विभाग को आकलन करना होगा कि हमारे किस रूट से किस गाड़ी का कितना रेवेन्यू आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो उसको किस तरह से उसको बढ़ाना है, ये विभाग को देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर बहुत सारे हमारे पैसेंजर जो हैं अगर टिकट लेकर नहीं चल रहे हैं तो उनसे फाइन की
वसूली करना है, उनको प्रेरित करना है पहले नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, स्टेशन पे जागरूकता अभियान के माध्यम से कि आप जो है रेलवे को राजस्व दे, तभी तो रेलवे आपको फैसिलिटी देगी। और शुरू से हमारे जो भाई हैं कुंडल सिंह पटेल जी या श्याम सुंदर, ये लोग शुरू से सामाजिक कार्यकर्ता रहे, रेलवे की फैसिलिटीज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए लगे रहे। मैं तो और भी शहर के कई मुद्दों के लिए भी लगा रहता हूँ, सूचनाएं निकाल के लाता रहता हूँ, लोगों के बीच आपके माध्यम से और भी बहुत सारे माध्यमों से जाती रहती है कि हमारे शहर में कौन कौन सा काम हो रहा है। तो ये सब चीजें लगातार चलती रहती हैं। और रेवेन्यू की जो सही हकीकत थी मैंने आपको बता दी कि एक्चुअली रेवेन्यू हम लोग का 49-50 करोड़ है। फिजिकली वेरिफिकेशन कर लिया जाए, हकीकत पता चल जाएगी। बहुत सी चीजें होती हैं कि पेपर पे दिखती हैं लेकिन ओरिजिनल में कुछ और ही होती हैं। अब आपको एक बस छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम आप बड़े भाई कुंडल सिंह जी से मुखातिब हो जाइएगा। आपको दिख रहा होगा पेपर पे कि बहुत टाइम से रेलवे का जो है मल्टी कम्प्लेक्स बन रहा है, पेपर पे चारों तरफ हल्ला है कि रेलवे का, लेकिन उसका कई बार टेंडर हुआ, कैंसिल हुआ। लेकिन जो बाकी दुनिया के लोग यही समझते हैं कि सासाराम में भी गया की तरह मल्टी कम्प्लेक्स खड़ा हो गया है, लेकिन हम आप यहाँ रह रहे हैं जमीनी स्तर पे तो हम जानते हैं कि हकीकत क्या है। लेकिन आज निकल वो भी हकीकत एक सपना होगा। और आने वाले वक्त में गया और मुगल सराय के बीच में हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि सासाराम जंक्शन को हम लोग उच्च स्तरीय स्टेशन की शक्ल में देखें। कुंडल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लोगों की मांग रहती है, आज से नहीं काफी समय से काफी लंबी मांग है। आप समझ गए होंगे हम किस गाड़ी की बात कर रहे हैं, राजधानी एक्सप्रेस, जिसके लिए काफी लोगों की मांग है, काफी लोगों की डिमांड है। अगर ये गाड़ी अगर सांसद जी ले आते हैं तो हमें नहीं लगता है कि सांसद महोदय को यहाँ से कोई हराने का दम रख पाएगा। जिस तरीके का लोगों का ये डिमांड है राजधानी को लेकर के, क्या कहेंगे आप? कुछ उम्मीद है? आप लगातार मंत्रालय जाते हैं तो वहां से क्या पैगाम मिलता है आपको? क्या लोग बताते हैं, मंत्रालय से क्या रिपोर्ट मिलती है? हमको तो यही बताया जाता है कि जो नेता बड़ियार है, जो नेता के पकड़ अच्छा खासा है, जो नेता का केंद्र में अच्छा खासा मंत्री लोग मानते हैं, उसी नेता को बड़ी राजधानी जैसा ट्रेन को ठहराव दिया जाए। आर.के. सिंह का उम्मीद है कि हमको अगस्त तक राजधानी का ठहराव मिल जाएगा उनको। लेकिन हमारे यहाँ सासाराम में नेता कमजोर है और नेता जाते हैं राजधानी की चिट्ठी लेकर के फोटो खिंचवाते हैं, चले आते हैं और कुछ गंभीरता से अपनी बात रेल मंत्री के पास रखते नहीं है। बात वही करेंगे जो उनके संसदीय क्षेत्र में नहीं आएगा। वो बात करेंगे डेहरी बंजारी का बात करेंगे, डलमिया का बात करेंगे, कुंडल जी डेहरी बंजारी से तो फायदा है, हमारे जिले को फायदा है उससे। अगर संसदीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो उससे जिले को तो फायदा है हमारे बहुत। 1 दर्जन एमपी से हमने पत्र लिखवाया राजधानी के लिए, 1 दर्जन एमपी। आज भी हमारे पास पूरा कागज यहाँ पड़ा हुआ है। आप देखिए, ये सारा पूरा कागज हम लेकर बैठे हुए हैं। मनोज सिन्हा जी पीयूष गोयल से हमने खुद मिला, एक तरफ छेदी पासवान जी का फोटो है, पीयूष गोयल से मिले हैं, और एक तरफ हमारा है। ये देखिए, ये मैं आज भी कटिंग रखा हूँ, ये कटिंग आज भी रखा हूँ। तो नहीं दिख पा रहा है, इसका क्या ध्यान है? हाँ, क्लियर नहीं दिख रहा होगा। और देखिए, हमने जो भी गाड़ी, हाँ वो तो मैं भेज दूंगा। और दूसरा देखिए, ये देखिए, हम लोग जब धरना दिए थे राजधानी के लिए, धनबाद डेयरी इंटरसिटी के लिए, पुलिस पब्लिक के संस्था जब धरना दिया था वहाँ सासाराम स्टेशन पर 2 नंबर 3 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, तो देखिए उस समय हम लोग ज्ञापन दिए थे और हम लोग इसके लिए प्रधानमंत्री को तक पत्र लिखा। इतना करने के बावजूद में भी जब राजधानी का स्टॉपेज एक सांसद नहीं करा सकते हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या करवा सकते हैं। सांसद जी से हमने जब बात की तो उन्होंने राजस्व का हवाला दिया था कि राजस्व कम है, इस वजह से राजधानी का स्टॉपेज नहीं हो पा रहा है। इस बात में मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको आसिफ जी, कि राजस्व की बात नहीं की जाए तो अच्छा है। हमारे और भी जैसे स्टेशन है, नौगछिया है, हाजीपुर है, इन सब स्टेशनों का भी राजस्व राजधानी के ठहरने योग्य नहीं है। बट ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर all Rajdhani Express cross in that route, it will be stop here. गुजरात so, में so that this is a not matter of revenue. गुजरात में दामों में देख लीजिए ना, मध्य प्रदेश में नागदा में देख लीजिए, मुंबई राजधानी होती है, राजस्व पर रेलवे स्टॉपेज नहीं देता है, रेलवे देता है स्टॉपेज। नेता वहाँ के कैसा है, वहाँ के नेता के अगर अच्छा खासा पकड़ है, क्षेत्र में बढ़िया उसका बोल वाला है, अगर उसका केंद्र से बढ़िया वो है तो सब निशिकांत दुबे नहीं ना बन सकता है। निशिकांत दुबे में बनने में कई लोग को आतु करना पड़ेगा। इस समय हमारे उत्तरी बिहार के गोपाल जी ठाकुर है, वो सक्रिय है,
राधा मोहन मोतिहारी के सांसद वो सक्रिय है रेलवे के प्रति, पटना में रामकृपाल जी सक्रिय है। लेकिन आर.के. सिंह हमारा देखिए, एक बार खाली टेलीफोन करके बोल देते हैं रेल मंत्री को संपूर्ण घाटी की चिट्ठी बनाना, चिट्ठी बन गया। ये गाड़ी चाहिए पटना एक्सप्रेस, चिट्ठी बन गया। लेकिन वो क्वालिटी आपके सांसद के अंदर नहीं है ना। कुंडल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप वर्तमान के सांसद के बारे में बोल रहे हैं कि आपने कभी पूर्व में झांक के देखा है? मीरा कुमार जी लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं, पहली महिला स्पीकर थी। अगर वो चाहती तो क्या नहीं दे सकती थी सासाराम को? उन्हीं के रहते मतलब कि जो डेहरी में राजधानी का स्टॉपेज हुआ उसके बारे में सभी को पता है। उसके बाद अगर वो सांसद थी यहाँ पर और यहाँ से वो स्पीकर भी थी, तो वो चाहती तो जरूर राजधानी रुक सकती थी यहाँ पर। इस बात का गवाह मैं खुद रहा हूँ। मैं खुद कासिफ जी, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मेरा कहना ये है कि सारा ठिकरा अगर वर्तमान में फोड़ दिया जाए तो पीछे वाले क्या करके गए हैं आपके लिए यहाँ पर? ये भी तो बात हो रही है कि पीछे वाले सिर्फ आ जाएंगे, शहर में चुनाव होगा तो मुंह उठा करके आ जाएंगे वोट मांगने के लिए। तो ये क्या सही है? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं इस बात पे आपको क्लियर कर दूं और आपके दर्शकों को भी बता दूं कि पिछली सरकार में मीरा कुमार 2-2 टेन्योर यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही। एक तो क्या 3 राजधानी का स्टॉपेज यहाँ हो सकता था, लेकिन उन्होंने 2-4 चुनिंदा ट्रेनों को छोड़कर कभी उन्होंने सासाराम जंक्शन के हित के बारे में नहीं सोचा। और यही वजह है, नहीं तो राजधानी आज बहुत पूर्व में ही सासाराम जंक्शन पे ठहर रही होती और आज इस तरह से इस मसले पे इस डिबेट की जरूरत ही नहीं आती। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जब इलेक्शन होता है तो सारे मुद्दे इनको याद आते हैं, उसके बाद 5 सालों तक कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। मैंने पहले भी आपको मैं पूछना चाहूंगा, मैं आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि 5 साल के अंदर मीरा जी सासाराम में कब नजर आई, किस जनता के बीच में नजर आई वो? लेकिन अगर ये चुनाव होता है तो कांग्रेस उनको सीट दे देगी और वो तुरंत आ जाएंगे सासाराम में चुनाव लड़ने के लिए। क्या ऐसे कैंडिडेट को हमें एक भी वोट देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए किसी को भी। देखिए, मैं बताता हूँ, मीरा कुमार में छेदी पासवान में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। और सासाराम को मतलब पिछड़ा हुआ मतलब इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र आज बनाया हुआ है, तो कहीं में कहीं मीरा कुमार और छेदी पासवान का देन है। लगातार 2 बार से छेदी पासवान भी एमपी बन रहे हैं और मीरा कुमार भी बन रही है। लेकिन ये लोग को पास सासाराम के लिए कोई विकास के लिए मुद्दा, मीरा कुमार एयरपोर्ट लेके आई, उसका नापी जोखी नहीं करा पाई, उसका जमीन अधिग्रहण नहीं करा पाई। छेदी पासवान आए तो ऊपर से खाली पार्लियामेंट में क्वेश्चन करेंगे लेकिन सरकार के पास नहीं जाएंगे। कुंडल जी, मैं आपको रोकूंगा। मीरा कुमार एयरपोर्ट लेकर के आई, नापी नहीं करा पाई। मीरा कुमार गरीब रथ लेकर के आई, लेकिन उसकी सुविधा सासाराम में नहीं दे पाई। इसके बारे में क्या कहेंगे? वाशिंग लाइन मीरा कुमार ट्रेन चलवाई, वो भी ससराम से नहीं आई, आनंद विहार से झंडी दिखाई गरीब रथ का कि ससराम में जाएंगे तो शिकायत हो जाएगा, तो यहाँ से आनंद विहार से झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। लेकिन वहां पर वॉशिंग लाइन अगर बना होता, ट्रेन मेंटेनेंस का व्यवस्था होता, तो आज गाड़ी वो गया नहीं जाता। तो कहीं में कहीं मीरा कुमार छेदी पासवान में कोई फर्क नहीं है। और ससराम के जनता को, चाहे भभुआ के जनता हो, ये कहीं में कहीं ठगा हुआ महसूस करते हैं ये लोग। और ये लोग, हम लोग ये चाहते हैं कि सासाराम कब तक हरिजन कोटा सीट रहेगा। अगर जनरल भी कभी काल हो जाता तो यहाँ के कायाकल्प होता, कोई बड़ा मिनिस्टर, बड़ा मंत्री यहाँ से भी चुनाव आके लड़ते। ये भी चुनाव आयोग को और केंद्र को सोचना चाहिए कि सासाराम को जनरल भी सीट एक बार 2 बार मतलब 5 साल में एक बार बदलाव होना चाहिए, क्योंकि दूसरा को भी मौका मिलना चाहिए कि कुंडल जी, मैं आपको रोकूंगा। कासिफ जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा। कुंडल जी ने जैसे बोला कि दोनों में फर्क नहीं है, मैं आपको बता दूं कि फर्क तो बहुत बड़ा है। मीरा कुमार जी लोकसभा की स्पीकर रही और सांसद जी हमारे जो है तो सिर्फ ये सांसद ही है, लोकसभा के सदस्य है। तो फर्क तो बहुत बड़ा यही से नजर आता है। तो फर्क कैसे नहीं है ये बोल रहे हैं? बिल्कुल आसिफ जी, आपने बिल्कुल बेहतर कहा है। और बहुत बड़ा तो भी लोग मीरा जी अपने पहले कार्यकाल में सामाजिक काम के बारे में कहा मैं कि काम में दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों वही है। जो मीरा कुमार का हाल है वो छेदी पासवान का हाल है। जनता अगर इनको चुनाव जिताएंगे तो वही हाल होगा। मैं कुंडल जी की बात को पूरा कर देता हूँ। मीरा कुमार जी अपने पहले टेन्योर में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री थी। उस वक्त भी उनके पास इतनी ऑथोरिटी थी, और क्योंकि ऑथोरिटी इस वजह से थी कि उनके जो पिता बाबू जगजीवन राम थे, नेहरू सरकार से लेके चौधरी चरण सिंह सरकार तक में मंत्री रहे। एक लंबा टेन्योर उन्होंने देखा, 9 दफा सांसद भी रहे हैं इसी सीट से।
और उनकी जो पैठ है वो केंद्र में बहुत अच्छी खासी मानी जाती थी। आप इसी बात का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं कि जिनके सिर्फ एक कॉल करने पर ममता बनर्जी जब गरीब रथ देख सकती हैं, तो क्या राजधानी का स्टॉपेज उस जमाने में पॉसिबल नहीं था? आप खुद अंदाजा बिल्कुल लगा लीजिए। और लिसन टू मी वन अनदर पॉइंट, और लोकसभा स्पीकर का जो पोस्ट होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होता है। हमारे सांसद के जब सांसद का सत्र चल रहा होता है तो आप देखते हैं कि जो सबसे ऊंचा तख्त होता है वो लोकसभा स्पीकर का ही होता है। प्राइम मिनिस्टर भी अपनी बात को लोकसभा स्पीकर को ही संबोधित करते हुए कहते हैं। तो इतने बड़े ओहदे पे बैठ के ये बहानेबाजी करना है कि कुछ तकनीकी दिक्कतों का हवाला देना या किसी भी तरह की चीजें करना, तो ये चीजें कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं थी। और एक और बड़ा मुद्दा था शिक्षा को, एयरपोर्ट और ये रेलवे की चीजें चलती रही। जो सबसे अहम मुद्दा था सासाराम, आज भी बिहार रोहतास जो है बिहार के सबसे लिटरेट जिलों में से एक है। तो यहाँ शुरू से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिमांड चल रही थी, उसको भी मीरा कुमार कभी पूरा नहीं कर पाई। और अगर आप जमीन की बात करेंगे तो सिंचाई विभाग की अथाह जमीन हमारे रोहतास जिले में पड़ी हुई है। बस सही जमीन को सही जगह खोज के उसको बनाना था। उसके बाद बीच में हम लोगों ने 2016 में सुना कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो एक है एडिशनल कैंपस यहाँ खुलने जा रहा है, जैसे कि मिर्जापुर में है मेन कैंपस के अलावा। तो उस पर भी बात जमीन अधिग्रहण तक आकर फंस गई। उस जमाने में अनिमेश परासर साहब डीएम थे, तो बात चली थी कि जमीन अधिग्रहण होगा तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक ब्रांच बीएचयू की यहाँ भी खोली जाएगी, तो वो भी ठंडे बस्ते में चल गई। तो अति महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और जो दो और मुद्दे मैं आपको बताता चलूं कि आप देखेंगे कि साइलो गोदाम नहीं है यहाँ, जबकि चावल धान का कटोरा कहा जाता है, साइलो गोदाम का यहाँ इंतजाम नहीं है। फूड पार्क जो है वो मुजफ्फरपुर में लोग बना रहे हैं, जबकि रेवेन्यू जनरेशन वाले जिलों में जो है रोहतास हमेशा टॉप पे रहा है। पटना के बाद आप देखिएगा पर कैपिटल इनकम या रेवेन्यू जनरेशन में, तो रोहतास हमेशा से आगे रहा है। तो इन सब अति महत्वपूर्ण मुद्दों पे कभी किसी का ध्यान नहीं रहता है। मैं मानता हूँ अगर सिर्फ आपने सांसद ने 2-3 रेलवे की ट्रेनों को झंडी दिखा दी तो इससे जो है आपके शहर का विकास नहीं होगा। आपके शहर के जो युवा हैं उनको शिक्षा चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। आप शहर में उठा के देख लीजिए रोजगार के कितने साधन मौजूद हैं। शाम होते अभी तक तो ट्रैफिक लाइट का टेंडर 7 या 8 बार कैंसिल हो चुका है। पिछले इंटरव्यू में भी मैंने आपको ट्रैफिक लाइट के बारे में बताया था। शेरशाह सूरी का मकबरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है। और अभी जो नवनियुक्त मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के उपरांत आपने एक बहुत बड़ा नारा सुना कि बदलिए सासाराम बदलेगा सासाराम। तो जिस गति से नारा लगा था कि बदलिए सासाराम बदलेगा सासाराम, तो आप किसी भी और भी जनता का जो है अवलोकन कर सकते हैं या आप भी शहर में आते जाते रहे, वाकई आपको दिख रहा है कि सासाराम को जिस गति से बदलना चाहिए था सासाराम उस गति से बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। तो बहुत सी चीजें जो होती है चुनावी जुमले होते हैं। और मैं एक बहुत ही पुराना कोट है जेस मिल का कि 2 चीजों के वादे कभी पूरे नहीं होते, एक चुनावी वादे और एक मोहब्बत में किए गए वादे। ये 2 वादे ऐसे होते हैं लव एंड फिक्शन के और इलेक्शन के वादे कभी पूरे नहीं किए जा सकते आपसे, ये सिर्फ कहने की चीजें होती हैं। और जब रिजल्ट जमीनी स्तर पे आ जाए तब आप को ये समझने में भी देर नहीं करनी चाहिए कि हाँ वाकई जो हमारा लीडर है जिसको हमने चुन के मेंबर पार्लियामेंट ने भेजा वो हमारे लिए काम कर रहा है। लेकिन ऐसा सासाराम में आज तक कुछ भी देखने को नहीं मिला। नहीं तो बाबू जगजीवन राम नेहरू सरकार से चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल तक मंत्री रहे, सासाराम आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता। चलिए उनके भी कार्यकाल को खत्म कीजिए, जमाना बढ़ा तरक्की हुई। मीरा कुमार जो थी 10 साल सांसद रही, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय था, लोकसभा स्पीकर थी, एक बहुत ही अहम पोस्ट होती है इंडियन पार्लियामेंट में। उसके बाद भी शहर का विकास नहीं हुआ। छेदी पासवान जी यही नारा लेके आए कि हम शहर के विकास को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि कोई विकास की कोई चीज फॉर 1 मिनट। और जब भी मैं देखता हूँ जब हमारे बड़े भाई कुंडल सिंह किसी भी ट्रेन का स्टॉपेज लेके आते हैं तो झंडी दिखाने के लिए वो तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब किसी मुद्दों पे सवाल पूछ दिया जाए या हम लोग भी फोन करके पूछते हैं तो जवाब देने से कतराते हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो। नहीं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर तुलना की जाए लोकसभा स्पीकर के पद की और सांसद के पद की, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं छेदी जी कहीं हद तक ज्यादा सही नजर आ रहे हैं। उन्होंने काफी विकास किया है शहर का। और आप ये देख ले जैसा कि क्या बोलते हैं वो जो पुल बन रहा है अभी, मैं नाम भूल रहा हूँ, पंडुका पुल। हाँ, पंडुका पुल बनने वाला, उससे काफी विस्तार होगा। छत्तीसगढ़ तक का रास्ता जो है तो क्लियर होने वाला है। और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ तक देखा जाए तो थोड़ा सा रोकूंगा। पंडुका पुल की जो आप बात कर रहे हैं,
पंडुका पुल एक बहुत पुराने जमाने का प्रोजेक्ट था जो चला रहा था, इसमें पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश की गई। और दूसरी चीज, अभी जो कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेस पे निकल रहा है और जो आपकी रोहतास पहाड़ी के अंदर जो माइंस की लीज हुई है, तो उसकी कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़ तक पहुंचाने के लिए ही पंडुका पुल को बनाया जा रहा है। टेक्निकली मैटर यहाँ पे ये है, जब आप किसी फायदे के आदमी से आप पूछ लीजिए जो भी इस मसले पे एक्सपर्ट हो, तो आप पूछेगा तो आपको पता चलेगा कि कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए उसको पुल को बनाया जा रहा है, ना कि लोगों की कनेक्टिविटी करने के लिए। अगर लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उस पुल की डिमांड आज से 20 साल पहले की है, तो मैक्सिमम जब डिमांड उठी थी उससे उसके 4 साल से 5 साल में बाद ही उस पुल को बना देना चाहिए था। कोई बहुत बड़े अमाउंट का तो प्रोजेक्ट था नहीं वो। लेकिन जैसे ही यहाँ पे माइंस वगैरह निकलने की बात हुई, अभी आपने कुछ दिन पहले जमुई के बारे में भी सुना कि बहुत मतलब 32 मिलियन टन सोने की का भंडार पाया गया है। हम लोग शिव सागर के बारे में भी सुने थे कि इस पे भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि यहाँ हीरे की खदान हो सकती है। अभी ऐसा कोई इस पे सही तथ्य सामने आया नहीं है। तो सरकार जो है, जो केंद्रीय सरकार है, कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए पंडुका पुल बना रही है। नहीं तो अगर यही चीज पहले हो जाती तब ये कहा जा सकता था कि पंडुका पुल लोगों की सहूलियत के लिए बनाया जा रहा है। हाँ, तो चलिए, हालांकि इसका तो राजनीतिक विश्लेषण किया जा सकता है, वो राजनीतिक फायदा उठा सकते हैं नेता लोग। और कुंडल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुंडल जी, मेरा सवाल है कि मीरा जी 2019 में लोकसभा चुनाव हारती हैं, उसके बाद क्या सासाराम में वो नजर आई जनता के बीच में? हालांकि अब जैसे 2024 आ रहा है, वो उनकी एक्टिविटी आप पे खुद सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, बढ़ चुकी है, और हो सकता है कि वो सासाराम से इस बार भी टिकट लेकर के आए। तो क्या कहेंगे आप, ऐसा नेता हमारे शहर के लिए सही है? नहीं, हमारे शहर के लिए, सासाराम संसदीय क्षेत्र के लिए दोनों बेकार है, चाहे छेदी पासवान जी हो चाहे मीरा कुमार हो। ये इनको मीरा कुमार जी के पाखुर में हाथ लगाना पड़ेगा। छेदी पासवान जी जब कुंडल सिंह ट्रेन रुकवा देगा तो आके कहेंगे राजधानी रुकेगी, राजधानी रुकेगी। राजधानी जरूर रुकेगी, खाली प्लेटफॉर्म पर बोलेंगे, गंभीरता से रेल मंत्री के पास बात नहीं रखेंगे, गंभीरता से रेलवे बोर्ड के अधिकारी के साथ बात नहीं रखेंगे। दूसरा बात कि लालू जी 5 साल रेल मंत्री रहे, 5 साल में कोई गाड़ी के ठहराव नहीं मिला। मीरा कुमार सामाजिक न्याय केंद्रीय मंत्री थी, कोई गाड़ी के ठहराव 5 साल तक नहीं मिला। डिहरी में मिला, भभुआ में मिला, जपला में मिला, जहां आरजेडी के लोग रहा वहां मिला, लेकिन यहाँ जवाहिर जी थे, इस वजह से नहीं मिला। दूसरा बात रहा कि मीरा कुमार स्पीकर जब बनी तो चाहती तो सतराम स्टेशन को तो कायाकल्प जरूर हो जाता, लेकिन मीरा कुमार कुछ चाहिए नहीं, एगो गरीब रथ दिलवा करके अपना किसी तरह जान छोड़ाई कि जल्दी हमारा आप लोग जान छोड़ो। और वो गरीब रथ जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने तैसे सलाव गाड़ी गया चला गया। आज ये सोचने वाली बात है कि सासाराम के जनता को टिकट नहीं मिलता है सासाराम से जाने के लिए, दिल्ली चाहे गुजरात चाहे बम्बे कहीं भी जाना हो। आज आरके सिंह केंद्रीय मंत्री, आरा में जो गाड़ी के 2 मिनट स्टॉपेज था उसका 5 मिनट हो गया है, और वहां पर बहुत सारे गाड़ियां में कोटा बन गया है। आरा से आपको टिकट मिलेगा, आरा के कोटा में मिलेगा, दानापुरा पटना के कोटा में नहीं मिलेगा। वो व्यवस्था के लिए हमारे से छेदी पासवान के ऑफिस से और यहाँ से फोन गया कि आप लोग एक लेटर दो लिख करके यहाँ कोटा बढ़ाने के लिए। हम लोग एप्लीकेशन भी दे दिए, अभी तक पत्र नहीं लिखाया। कहीं में कहीं अगर सांसद का सपोर्ट होता ना हो तो सासाराम और आगे तेजी से बढ़ता, लेकिन सांसद के सपोर्ट नहीं है। सांसद को, जब सांसद कुछ काम नहीं करेगा तो हम लोग किस लिए नाम लेंगे सांसद को? सांसद कुछ सहयोग रहेगा, सांसद का सपोर्ट रहेगा तब नाम ले करेंगे, चाहे बात करेंगे। सांसद को कोई जिक्र ही नहीं रहता है। सांसद का एक ही मकसद होता है राजधानी, और राजधानी के लिए भी जाते हैं तो गंभीरता से बात नहीं रखते हैं। रेल मंत्री के साथ फोटो खिंचवाएंगे, पेपर में छपवा देंगे, सासाराम के जनता का पूरा पढ़ाते रहेंगे कि राजधानी आने वाली है, आने वाली है। लेकिन इसके लिए मैंने कई बार कहा कि आप नहीं समझ में आता था, आप हम लोग से पूछिए, हमको लेकर चलिए, हम बताएंगे। हम रेल मंत्री जी से कहेंगे कि जितना भी कलकत्ता से राजधानी चलती है हावड़ा से, वो 5 मिनट 10 मिनट बिफोर आ जाती है मुगलसराय ऑफलाइन में। इलाहाबाद से जो आती है वो तो लेट आती है, लेकिन कलकत्ता से मुगलसराय के खड़ी हो जाती है। तो मेरा कहना है कि कहीं में कहीं के साथ या बिहार के साथ भेदभाव बहुत कुछ हुआ है। और जब तक ले बिहार के रेल मंत्री नहीं है, अभी जब से मोदी जी के कोई भी रेल मंत्री बना है, पीयूष गोयल जी 1-2 बार दफा आए हैं पटना में, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी 1 बार नहीं गए बिहार, कोई स्टेशन का निरीक्षण नहीं हुआ। गुजरात में, महाराष्ट्र में पूरा धमाधम वंदे भारत दिया जाता है, हर स्टेट में वंदे भारत चला दिया गया, लेकिन बिहार के साथ नहीं। लेकिन यही बात हम कह रहे हैं कि जब तक हमारे बिहार का, जब तक प्रधानमंत्री कोई नहीं बनेगा तब तक बिहार के क्रियाकलाप नहीं होने वाला है। जब तक बिहार का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब तक इंडस्ट्री उद्योग नहीं आने वाला है।
बिहार में जो वर्तमान में सरकार है, नीतीश सरकार, वो बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। चाहे रोड का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, जाल बिछा दिया, चाहे पर्यावरण के मामला हो, चाहे नल जल की मामला हो। नीतीश कुमार जितना राजस्व है, बिहार में कोई इनकम टैक्स का कमाई नहीं है, इतना के लिए तो बहुत कुछ किया वो। लेकिन बिहार में अब विशेष पैकेज की जरूरत है, विशेष राज्य का दर्जा का जरूरत है, तभी तो उद्योगपति को लोन दिया जाएगा, तो कोई फैक्ट्री लगाएगा, तो बिहार के आदमी जाकर वहां लगाएगा। लेकिन लोन कहाँ से देगा बिहार सरकार? बिहार के पास पैसा नहीं है। बिहार के पास पैसा नहीं है कि शिक्षा पर पैसा खर्चा करे। बिहार के पास पैसा नहीं है कि टीचर को सैलरी दे। बिहार के पास पैसा नहीं है कि पुलिस बहाली करे, तो पुलिस वाले को सैलरी कहाँ से दे? ये स्थिति आ गया है। कहीं में कहीं केंद्र से जितना विशेष आना चाहिए, बिहार का जो पैसा होता है उसमें भी कटौती कर दिया जाता है। तो कहीं में कहीं बिहार के साथ, चाहे यूपीओ हो चाहे एनडीए हो, हर बार भेदभाव हुआ है। हम लोग बिहारी भाई से मैं ही आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जिस तरह हमारे गुजराती भाई, मराठी भाई जो मोदी के और महाराष्ट्र गुजरात के नेता के लिए एक एक भाई हमारा सपोर्ट करता है, उस तरह हमारा बिहार यूपी का भी भाई नीतीश के लिए सपोर्ट करे। नीतीश कुमार जी से बेहतर पीएम कोई नहीं हो सकता है। आज जितना बिहार में, कुंडल जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। कुंडल जी, कुंडल जी, कुंडल जी, कुंडल जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। कुंडल जी, कुंडल जी, नीतीश कुमार जी एक बार, कुंडल जी, तभी बिहार, कुंडल जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। आवाज मेरी आ रही है आपको? अब तक मेरी आवाज आ रही है तो आप कृपया रुक जाए। कुंडल जी, मैं आपको आपसे बोल रहा हूँ रोकने के लिए। आप अपना व्यक्तिगत ये मामला है, आप किसको प्रधानमंत्री पद के लिए देखते हैं या नहीं देखते हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से ये प्रचार नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार को आप देखना चाहते हैं। ये आपका व्यक्तिगत मामला है, इसके ऊपर आपने टिप्पणी किया, ये बहुत गलत है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। कासिम जी क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, यहाँ एक डिबेट और डिस्कशन का सासाराम के डेवलपमेंट को लेके हर एक फील्ड के लिए डिबेट डिस्कशन का आयोजन किया गया है। इसमें किसी के पर्सनल एस्पेक्ट को शामिल करना मुझे नहीं लगता कि एक उचित और सही बात होगी। तो हम बड़े भाई कुंडल जी से आग्रह करेंगे कि व्यक्तिगत चीजों से ऊपर उठकर जो जनसेवा की बातें हैं वो की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे कुंडल जी, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे, और कासिफ कमाल सासाराम से हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट है, जिनकी रिपोर्ट आप लोग हमारे माध्यम से और कई माध्यमों से आप तक पहुंचती है। और इन लोगों का कहना है कि सासाराम के विकास के लिए लगातार तत्पर बने हुए हैं, और आने वाले वक्त में सासाराम स्टेशन के साथ साथ सासाराम शहर का भी काफी विकास होगा। जैसा कि आपने सब वीडियो में सुना है, हमें बताने की ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा है आपको तो आप लोग जरूर शेयर करें इस वीडियो को। और ये वीडियो हम यूट्यूब चैनल पे लाने वाले थे, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं हो पाया। तो ये वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पर भी प्रोवाइड की जाएगी। और हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब पर जाए और सासाराम ब्यूटीफुल सर्च करें और सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें कि डायनामिक भारत, जो कि इंडिया लेवल के लिए न्यूज चैनल का हम लोग विस्तार कर रहे हैं, उसके ऊपर भी काम जारी हो चुका है। और उस पेज को भी आप लोग लाइक करें, और उसका भी बहुत जल्द यूट्यूब चैनल आप लोगों के सामने नजर आएगा, आप लोगों को मिलेगा। ऐसे ही हमारे साथ आप लोग बने रहे, अपना प्यार, आशीर्वाद, दुआ देते रहे। जय हिंद, जय भारत।